हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक में बात करने वाले हम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के ऊपर। मैंने जब कंसेप्ट वीडियोस पढ़ाया था आपको तो उसी टाइम पे बताया था कि कंसेप्ट वीडियो का मैं अलग क्लास लूँगा और जेईई मेंस एडवांस लेवल तक के जो सिलेबस हैं, यानी अब अपर लेवल के जो सिलेबस हैं उनको स्प्लिट करके छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग पढ़ाया जाएगा। मेरा खुद का मानना यह है कि अगर पूरे जेईई मेंस या एडवांस तक के सिलेबस को देखा जाए तो वो पूरा बहुत बड़ा सिलेबस है और फिजिक्स अपने आप में टिपिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा क्रिटिकल सब्जेक्ट है। तो पूरा एक साथ ना पढ़ के या बल्क में ना पढ़ के उसे छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ना ज़्यादा समझदारी होती है, ज़्यादा आसान होता है समझने में। तो इसीलिए मैंने उस पूरे सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उसमें आज मैं लेके आया हूं आपके लिए सबसे पहला टॉपिक इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। एक एक करके सारे टॉपिक की बात करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे, कैपेसिटर में भी कई पार्ट होंगे। तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में उन्हें पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। इससे फ़ायदा अपना ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कर पाते हैं, क्योंकि मुद्दा तो न्यूमेरिकल का ही है। 90% तो न्यूमेरिकल्स ही क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में। जब कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स होते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल पे ही ज़्यादा स्ट्रेस देना होता है और उस न्यूमेरिकल में ज़्यादा वैरायटी होती है। तो वैरायटी के लिए क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर आप खुद कर पाएँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोर्ड पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूं एक वैरायटी का, फिर दूसरा उसी वैरायटी का, फिर तीसरा भी उसी वैरायटी का, तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। कम से कम यहाँ पर क्लास में आप कई वैरायटी के एक साथ क्वेश्चन देख लें और जितना ज़्यादा वैरायटी आप चेक कर लेंगे उतने ज़्यादा ऑप्शन होंगे आपके पास, उतनी ज़्यादा आसान हो जाएगा वो सिलेबस को पढ़ पाना, उसको समझ पाना। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। इक्विलिब्रियम का सीधा मतलब होता है कि किसी सिस्टम पर, किसी बॉडी पर या किसी पार्टिकल पर अगर नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो, तो वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में माना जाता है। हमारा सिस्टम कैसा है? चार्जेस का। मान लो दो चार्जेस और दोनों का सेम मैग्नीट्यूड और दोनों की सेम पोलैरिटी। अभी हम बात करते हैं सेम पोलैरिटी पर। दो सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं और सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस सेक्शन से वो ऐसा कुछ होता है कि अगर थर्ड चार्ज को हम लेके आए और इन्हें फिक्स करें, ये दोनों चार्जेस फिक्स हैं। अब अगर ये फिक्स हैं तो इनके इक्विलिब्रियम की चर्चा ही नहीं, भाई ये तो हिल डुल सकते नहीं, इनको तो बांध के रखा गया है। जो तीसरा लेके आएंगे वही फ्री है और वही मूव कर सकता है इन दोनों के फोर्स की वजह से। हाँ, अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इसमें दो पार्ट में मिला के पढ़ते हैं इसको हम। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस को दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक लाइन ज्वाइनिंग along the line joining the two चार्जेस, पहला पार्ट इस लाइन के along, और दूसरा जब हम इसको मिक्स करते हैं स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में और इसके बाद मिक्स करते हैं इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। मतलब इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे तो वो दूसरा पार्ट आपका पेंडुलम प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो आज पहला पार्ट डिस्कस करते हैं इसका, along the line joining। along the line joining अगर बात करें तो नेट फोर्स जीरो होगा तो ही कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। अब इस लाइन के along मान लो ये दो चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन है और दोनों चार्जेस फिक्स हैं, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं और सेम पोलैरिटी के हैं। हमसे पूछा जाता है कि जो थर्ड चार्ज है वो थर्ड चार्ज कहां पे रखें कि वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। पहले हम चर्चा करेंगे इस थर्ड चार्ज की, उसके बाद हम चर्चा करेंगे पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की। तो इस थर्ड चार्ज को कहां पे रखें कि ये थर्ड चार्ज यानी तीसरा वाला चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करे? जीरो। इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाए? जीरो। इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो का मतलब, अब मान लो अगर मैं इस चार्ज को यहां पे रख दूं, कहीं भी रख के देखो, यहां पे रख दूं, तो इसका फोर्स इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग इस तरफ, इसका फोर्स इस तरफ, और दोनों का नेट कहीं ऊपर चला जाएगा। रख के देखो, अगर मैं इस तीसरे चार्ज को यहां रख दूं तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ये जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ, ये जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ, और इन दोनों का नेट कहीं ऊपर आ जाएगा। ऊपर नीचे कुछ भी हो लेकिन इन दोनों का नेट जीरो नहीं होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो नहीं होगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। यहां भी रख के देखो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, यहां भी रख के देखो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। इसका मतलब इसी लाइन पे ही रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट यही है कि जब हम थर्ड चार्ज को लेके आते हैं तो उसकी पोजीशन कहां पे हो, किस जगह पे रखें कि वो थर्ड चार्ज जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करे,
उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो पहली बात तो इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे, दो ही चार्जेस हैं, ये और ये। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए और डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो नेट फोर्स 0 होने के चांसेस हैं। और वो कहाँ हो सकता है, इसी लाइन पे कहीं। तो मान लो इसी लाइन पे पहले मैंने इस चार्ज को यहां रखा, इसी लाइन पे यहां रखा, तो ये जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव फोर्स इधर, और ये जो फोर्स लगाएगा वो भी इधर। इन दोनों का इधर रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। इधर भी रख के देखें तो दोनों फोर्स इस तरफ हो जाएंगे, रिपल्सिव फोर्स, तो भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं रखना होगा। अगर ये दोनों सेम टाइप के चार्जेस हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो थर्ड चार्ज की पोलैरिटी कुछ भी हो लेकिन उसे इन दोनों के बीच में ही रखना होगा, जिससे कि उस पर नेट फोर्स 0 आ जाए। देखना, मैं यहां से x डिस्टेंस पर मान लेता हूं कि इस बड़े वाले चार्ज को रखा, तीसरे चार्ज को, और इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन इनिशियली कितना है, L है। तो चलो निकाल लेते हैं अब कि ये x कितना होगा कि ये नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस करेगा, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो इसके ऊपर कुल कितने फोर्स लग रहे हैं, 2। ये चार्ज इधर रिपेल कर रहा है, मान लो फोर्स F1 से, ये चार्ज इधर रिपेल कर रहा है, मान लो फोर्स F2 से। सो फॉर द नेट फोर्स 0, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2। F1 कितना है, F1 है आपका Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और F2 कितना है, Q डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स होल स्क्वायर। वहां से चेक करके देख सकते हो कि ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितना है, L माइनस एक्स। इन दोनों को इक्वेट कर दो तो Q बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये पूरा कैंसिल हो गया, L माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो L माइनस एक्स इक्वल एक्स। सो L माइनस एक्स इक्वल एक्स अगर हो गया तो L किसके इक्वल हो गया, 2x के, तो x किसके इक्वल हो गया, L बाई 2 के। मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, L बाई 2। L बाई 2 का मतलब मिड पॉइंट, इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट पे। अगर इन दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस था L, तो इसके मिड पॉइंट पर अगर इस तीसरे वाले चार्ज को रखेंगे तो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेंगे और ये तीसरा वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये तो तब की बात थी जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। अब थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट करके चेक करते हैं। अभी भी सेम पोलैरिटी के चार्जेस हैं। कौन सेम पोलैरिटी का, ये और ये दोनों ही सेम पोलैरिटी के चार्ज हैं। अभी जब इन्हें अलग कर देंगे, एक प्लस और एक माइनस ले लेंगे, तो तुम देखोगे कि ये इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है वो मिड पॉइंट यानी इन दोनों चार्ज के बीच में नहीं होगी। तो पहले हमने इन दोनों चार्ज की पोलैरिटी को सेम ले रखा है। एक तो ये टाइप का हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज करते हैं, एक यहां पे प्लस क्यू और एक यहां पे प्लस 4Q ले लेते हैं। फिर से वही सवाल कि लोकेशन ढूंढो इस तीसरे वाले चार्ज की, और कंडीशन ये है कि अभी ये दोनों चार्जेस फिक्स हैं, ये दोनों चार्जेस नहीं हिल सकते। तो तीसरे वाला चार्ज की लोकेशन क्या होगी जिससे कि उस पर नेट फोर्स कितना लगे, 0। तो मान लो मैंने फिर से वही मान लिया कि यहां से इन दोनों के बीच का सेपरेशन L, यहां से x डिस्टेंस पर इस बड़े वाले चार्ज को रखा। ये अगर x है तो ये L माइनस एक्स है, ये इससे। तो फिर से वही काम करो, इन दोनों के बीच का फोर्स देखो इस तरफ होगा, और इन दोनों के बीच का फोर्स इस तरफ होगा। भाई इस Q और 4Q के बीच का फोर्स क्या होगा, इस तरफ, रिपल्सिव फोर्स। मान लो इसे F1 और इसे F2, फिर से F1 F2 लिख लेते हैं। तो F1 की वैल्यू हो जाएगी, ये जो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, तो Q1 Q2 यानी Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और F2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करके और बहुत आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हो। जल्दी मैं कर रहा हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन कर सके। इस बार मैंने मैग्नीट्यूड चेंज कर रखा है, अभी भी पोलैरिटी सेम है, प्लस है, दोनों का साइन प्लस हो या माइनस हो, पोलैरिटी सेम है, बट मैग्नीट्यूड अलग है। इसका Q है, उसका 4 टाइम Q है। तो तीसरे वाले चार्ज की लोकेशन कहाँ पे होगी, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड फिर इक्वेट कर दें, फिर इक्वेट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई L माइनस एक्स होल स्क्वायर। K और ये छोटा वाला Q ये कैंसिल हुआ, ऊपर बच गया 4, नीचे L माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ बच गया आपका एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो सीधे इक्वल कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो L माइनस एक्स होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर।
तो L माइनस एक्स इक्वल हो गया 2x के, तो L इक्वल हो गया 3x के, तो x किसके इक्वल हो गया L बाई 3 के। दिस इज द पोजिशन वेयर द थर्ड चार्ज एक्सपीरियंस नो फोर्स, दैट इज नेट फोर्स 0। अगर L बाई 3 पे रखें, और कहाँ से L बाई 3, इस छोटे वाले Q से L बाई 3 की इस 4Q से L बाई 3, तो हमने x कहाँ से माना था, x माना था छोटे वाले से, यहाँ से ये दूरी x थी और उसकी वैल्यू कितनी आई है L बाई 3। मतलब इस छोटे वाले चार्ज से L बाई 3 पे रखें तो ये बड़ा वाला चार्ज, यानी ये जो हम थर्ड चार्ज लेके आए हैं जो फ्री है मूव करने के लिए, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा 0। यहां तक समझ में आ रहा है बिल्कुल सही। अब एक दूसरा टाइप करते हैं, अब एक दूसरी पोजीशन देखते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक प्लस है और एक माइनस है, और फिर से वही चेक करते हैं कि एक तीसरा चार्ज लेके आते हैं। ये दोनों अभी भी फिक्स हैं, अभी हम केवल किसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तीसरे वाले चार्ज की, जिसे हम लेके आ रहे हैं। मैंने कहा अभी हम तीसरे वाले चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो ये दोनों तो फिक्स है, बिल्कुल हिल नहीं सकते, तो इन दोनों के इक्विलिब्रियम की कोई चर्चा ही नहीं, हमें तो तीसरे वाले को चेक करना है। तो फिर से वही करो, इन दोनों, इस तीसरे वाले चार्ज को अलग अलग लोकेशन पे चेक करते हैं कि कहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में होगा। अगर बीच में रखोगे, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी बीच में रखोगे, मिड पॉइंट पे, यहाँ पे, तो चेक करते हैं कि आता है कि नहीं। मान लो ये प्लस है, इस प्लस की वजह से फोर्स इधर रिपल्सिव फोर्स, और इस माइनस की वजह से भी फोर्स इधर अट्रैक्टिव फोर्स। ये तो कभी नेट फोर्स 0 होगा नहीं, तो ये लोकेशन पॉसिबल नहीं है। ये इधर रख के देखते हैं, इस 4Q के इस साइड, इसी लाइन पे, यहाँ पे x डिस्टेंस पे रख के देखते हैं। तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये -4Q इस प्लस के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो अपनी तरफ खींचेगा, और ये प्लस Q जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो इस तरह धक्का देगा, यानी रिपल्सिव फोर्स। इन दोनों फोर्स को फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना होगा। तो F1 की वैल्यू हो जाएगी, ये वाला जो फोर्स लगाएगा इस प्लस के ऊपर वो हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई, ये पूरा डिस्टेंस क्या है L, और ये यहाँ से क्या है x, तो L प्लस एक्स होल स्क्वायर। और F2 की वैल्यू क्या है K4Q इंटू Q, तो K4Q इंटू Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों फोर्सेस को ध्यान से ऑब्जर्व करो और देखो कि क्या पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों अब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि x की कुछ वैल्यू के लिए, L की कुछ वैल्यूज के लिए ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये तो तय है। अगर इक्वल हो जाए मैग्नीट्यूड में तो इन दोनों का नेट 0 हो सकता है, लेकिन ये इक्वल हो ही नहीं सकते क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये फोर्स छोटा होगा। क्लियरली यहाँ से देखने को मिल रहा है कि F1 इज लेस देन F2। अब तुम्हारा एक सवाल हो सकता है कि यहाँ पर तो न्यूमरेटर बड़ा है, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा जरूर है, लेकिन डिनोमिनेटर में केवल x और यहाँ पर डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, L प्लस एक्स का स्क्वायर टाइम्स हो जा रहा है। तो डिनोमिनेटर बड़ा होने से ये पूरी क्वांटिटी छोटी हो जाएगी और ये फोर्स इस फोर्स से छोटा हो जाएगा। यानी अगर ये वाला फोर्स F1 ये छोटा हो गया और F2 ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये इधर खींच जाएगा, दोनों का नेट कहीं इधर आ जाएगा, रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, तो ये वाली पोजीशन भी नहीं हो सकती। अब इस साइड रख के देखते हैं, मान लो इस प्लस Q से x डिस्टेंस पर इस थर्ड चार्ज को रखा और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है इक्विलिब्रियम की। तो अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये जो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर ये इधर, और ये -4Q जो लगाएगा वो इस तरफ अपनी तरफ खींचेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इसके ऊपर और ये रिपल्सिव फोर्स धक्का देगा। तो इसे मान लेते हैं F1, इसे F2। तो F1 कैलकुलेट करते हैं रिपल्सिव फोर्स इसके द्वारा, तो KQ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और इसका जो फोर्स होगा इसके ऊपर F2 ये हो जाएगा K4Q डिवाइडेड बाई L प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये हो सकता है क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर भी छोटा डिनोमिनेटर भी छोटा, न्यूमरेटर भी बड़ा डिनोमिनेटर भी बड़ा, तो इसके इक्वल होने के चांसेस हैं। यानी अगर चार्जेस अनलाइक हैं, चार्जेस अपोजिट पोलैरिटी के हैं, एक माइनस और एक प्लस, तो हमेशा जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन आती है, किसके इक्विलिब्रियम की, थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन आती है वो छोटे वाले चार्ज से के साइड आती है, उसके क्लोजर होती है, उसके नियरर होती है। हमेशा जब भी चार्जेस अनलाइक हो, एक प्लस और एक माइनस, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इतना याद रखना कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में कहां पे आएगा, तो वो छोटे वाले मैग्नीट्यूड के चार्ज के बगल में आएगा।
बड़े वाले चार्ज या इन दोनों के बीच में नहीं आएगा। अब तो ये पता चल गया कि इससे x डिस्टेंस पर छोटे वाले चार्ज के बगल में आएगा। चलो कैलकुलेट भी करके देख लेते हैं कि अगर छोटे वाले चार्ज के बगल में है और x डिस्टेंस पे है तो ये x है कितना। इन दोनों को इक्वेट कर दो। इन दोनों को अगर इक्वल कर देंगे तो k q q और k q q कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 4/l + x होल स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा 1/x स्क्वायर। सो 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4/l + x होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा, l + x इक्वल 2x और ये उधर जाएगा तो x इक्वल l, यानी एग्जैक्टली यहाँ से इस प्लस q से l डिस्टेंस पर इसकी साइड इधर ये थर्ड चार्ज को अगर रखें तो इस पर नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस होगा। तो ये तो मिल गया इसकी दूरी। अब चाहो तो चेक करके निकाल सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना बड़ा ये चार्ज होगा कि ये इक्विलिब्रियम में आएगा। चलो चेक कर लेते हैं मैग्नीट्यूड भी। इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है, अब इसके ऊपर भी चेक कर लेते हैं इन दोनों का। तो ये हो जाएगा आपका k q डिवाइडेड बाई, और ये डिस्टेंस क्या है l स्क्वायर, यहां से डिस्टेंस l है और इस तरफ से k 4q डिवाइडेड बाई l स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर हम चेक करें तो ये k q और k q कैंसिल हुआ, सॉरी 4 नहीं q कैंसिल हुआ, तो 4q और ये l स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो q की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्टली 4 टाइम्स q। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज वेयर इट एक्सपीरियंस 0 फोर्स, नेट फोर्स 0। ये थर्ड चार्ज की पोजीशन होगी। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं इसी के ऊपर फॉर जस्ट प्रैक्टिस के लिए। अगर ये +4q है और यहां पर -16q ले लें और फिर से आपसे पूछा जाए कि ये दोनों चार्जेस फिक्स हैं और थर्ड चार्ज की पोजीशन क्या होगी कि ये थर्ड चार्ज 0 फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो चलो स्क्रीन पॉज करो, विदिन 20 सेकेंड्स अगर आपको ये सारे सवाल समझ में आए हैं तो सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूं और फिर देखेंगे कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपने सॉल्व किया होगा, नहीं तो कम से कम ट्राई तो किया ही होगा। अगर ट्राई किया हुआ है तो चलो मैं सॉल्व करता हूं और मैच करना कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये हमने अभी भी सीखा कि अगर एक प्लस और एक माइनस है, अगर अनलाइक चार्जेस होते हैं तो थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की पोजीशन कहाँ पे होती है, छोटे वाले चार्ज के बगल में। तो मान लो इस छोटे वाले चार्ज से x डिस्टेंस पर यहाँ पे अगर इस चार्ज को रखें तो ये नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस करेगा। मान लेते हैं x डिस्टेंस है वो। अब यही x निकालना है, निकाल लेते हैं x। इससे फोर्स इधर और इसकी वजह से फोर्स इस तरफ, इसे मान लेते हैं F1, इसे F2। चलो दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। F1 कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F1, ये जो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा k q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, और F2 कितना हो जाएगा k 16q इंटू q डिवाइडेड बाई l + x होल स्क्वायर। इक्वेट कर दो तो फिर से k q और k q कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 16, नीचे l + x होल स्क्वायर और इधर बच जाएगा ऊपर 1 और नीचे x स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर इक्वल 16/l + x होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो l + x होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16x स्क्वायर के, तो l + x किसके इक्वल हो जाएगा 4x के, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल l, और x किसके इक्वल हो जाएगा l/3 के, यानी l/3 पर यहाँ से इस छोटे वाले चार्ज से l/3 डिस्टेंस पर थर्ड चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा 0। उम्मीद है आपका आंसर सही आया होगा, आपने अगर सही से प्रोसीजर फॉलो किया है। अब वो पॉइंट लिख लेते हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन कर लेना इस पॉइंट को कि इफ द चार्जेस आर अनलाइक देन नेट फोर्स 0 नियर टू स्मॉलर चार्ज। अगर चार्जेस अनलाइक हैं, अगर चार्जेस एक प्लस और एक माइनस है
तो हमेशा थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम की पोजीशन छोटे वाले चार्ज के बगल में ही आती है। ये बिल्कुल याद रखना, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप के आपको वैरायटी दी हो, लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस हैं, दो चार्जेस ऐसे अनलाइक हैं, एक प्लस और एक माइनस, ये +4q ये -16q, -16q -4q -8q -9q कुछ भी हो, अगर एक प्लस और एक माइनस है तो थर्ड चार्ज जो हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन ढूंढेंगे वो हमेशा छोटे वाले चार्ज के बगल में ही आएगी। ना तो इन दोनों के बीच में पॉसिबल है और ना ही बड़े वाले चार्ज के बगल में पॉसिबल है, हमेशा वो छोटे वाले चार्ज के ही बगल में आएगा। ठीक, अब इसके बाद सिस्टम की बात करते हैं। ये तो हमने इन दोनों को फिक्स करके दिखा, अब मैं इन दोनों को फ्री करता हूं। अब ये दोनों भी हिल डुल सकते हैं, मतलब अब हमें पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की चर्चा करनी है। तो चलो अब इसे शुरू करते हैं। चलो ये एक ले लेते हैं सिस्टम, एक +q और एक -16q। अब ये दोनों फिक्स नहीं है, अब ये दोनों फ्री हैं। अगर फ्री हैं तो ये भी हिल डुल सकते हैं और इनके ऊपर भी अब नेट फोर्स की चर्चा करनी होगी। तो सवाल फिर से वही है कि वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज प्लेस्ड देन द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब तीसरा वाला चार्ज कहां पे रखें कि पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो ये तो हमें पता है कि अगर अनलाइक है तो चार्जेस कहां प्लेस करने होंगे, यहां पे। अब चलो इसके ऊपर देख लेते हैं। इसके ऊपर ये जो फोर्स लगाएगा वो रिपल्सिव फोर्स इधर, और ये जो फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्टिव फोर्स इधर। इसके इक्विलिब्रियम में होने के चांसेस हैं। अब इसका चेक कर लेते हैं। इसमें एक ट्रिक याद रखना, एक शॉर्ट ट्रिक और एक चीज, छोटी सी बात दिमाग में याद रखना कि हमें केवल इन तीन में से दो के ऊपर नेट फोर्स जीरो करना होता है, तीसरा तो खुद ब खुद हो जाता है। अगर हमने चेक कर लिया कि दो के ऊपर नेट फोर्स जीरो है, देन दिस विल इंप्लाइज थर्ड फोर्स विल ऑलवेज एक्सपीरियंस नेट फोर्स जीरो। तो हमें दो के ऊपर चेक करना है, बाकी तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो इसके ऊपर तो पॉसिबिलिटी है, ये हमने पहले ही चेक की थी। इसके ऊपर चेक कर लेते हैं कि क्या एक कोई पॉसिबिलिटी है कि ये भी नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करे। तो ये जो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, ये बड़ा वाला क्यू इस छोटे वाले क्यू के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ, और ये जो फोर्स लगाएगा वो भी इस तरफ। इसका मतलब अगर ये प्लस है तब तो चांसेस नहीं है कि ये इक्विलिब्रियम में हो। ये तो हो सकता है खुद अपने आप में, लेकिन ये अगर प्लस है तो इसको धक्का मारेगा इधर, और ये माइनस भी इस वाले को अपनी तरफ खींचेगा, यानी ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। इसके लिए अगर मैं इसको यहां पर माइनस लगा दूं तो इसके ऊपर फोर्स देखो, ये वाला अपनी तरफ खींचेगा अगर ये माइनस और ये प्लस है तो, और ये वाला रिपेल करेगा तो ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही रहेगा। इसकी चर्चा करो, ये माइनस है ये प्लस है तो इसे अपनी तरफ खींचेगा, और ये माइनस है और ये प्लस है, ये अपनी तरफ खींचेगा। हाँ ये सही है। इसका मतलब अगर ये माइनस हो तो इसके इक्विलिब्रियम के चांसेस बन सकते हैं। तो चलो पहले चेक कर लेते हैं कि वो दूरी कितनी है। तो अभी हमने निकाली हुई है, इसके ठीक पहले मैंने यही एग्जांपल कराया था q और -16q का, जो सबसे आसान था, और x की वैल्यू हमने निकाल ली थी। चेक कर लो, x की वैल्यू आई होगी l/3 अगर ये डिस्टेंस l है तो। अभी भी हमने इसको किया था कि अगर एक प्लस q है और एक -16q है और ये दोनों फिक्स थे तो थर्ड चार्ज की लोकेशन कहां पे होगी, तो थर्ड चार्ज की लोकेशन आई होगी l/3 पे। हमें अब यहां पर ये दिखाना था कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब हो सकता है जब ये चार्ज प्लस न होकर कि क्या हो, माइनस हो। अब क्योंकि बात सिस्टम के इक्विलिब्रियम की हो रही है तब इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी पोलैरिटी भी मायने रखती है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है जब सिस्टम इक्विलिब्रियम की बात आती है तो क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज, then the whole system is in equilibrium. Find out the nature, position and magnitude of the third charge, then the whole system is in equilibrium. तो यहां पर हमने पोजीशन बता दी, नेचर हमको पता पड़ गया कि अगर ये प्लस होगा तो कभी ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं, तो इसका मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा। इसका सीधा मीनिंग क्या है कि ये क्या होगा, माइनस। तो नेचर भी मिल गया, पोजीशन भी मिल गया। अब पता कर लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो इसके ऊपर जो ये फोर्स लगा रहा है वो फोर्स है आपका KQQ डिवाइडेड बाई x²। अब इसके ऊपर का फोर्स देख लेते हैं तो KQ इंटू 16Q डिवाइडेड बाई L²। अच्छा x की वैल्यू तो अभी भी हमने निकाली है, तो यहां पर रख देते हैं x की वैल्यू l/3। तो l/3 का होल स्क्वायर का मतलब है l²/9, और 9 ऊपर चला जाएगा तो KQ, यहां से K और Q कैंसिल होगा, यहां l² भी कैंसिल हो गया, तो इस Q की वैल्यू आ गई 16Q। हाँ ये सही है, और ये 9 नीचे चला जाएगा
तो 16/9 दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्ड चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज एंड विथ माइनस साइन, पोलैरिटी क्या होगी, माइनस में होगी, 16/9 तो ये हो गई थर्ड चार्ज की पोजीशन, सॉरी थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये पोजीशन, और पोलैरिटी क्या होगी, नेचर कैसा होगा, माइनस साइन का होगा, क्योंकि अभी हमने चेक किया कि अगर ये प्लस साइन का होता तो इसे रिपेल करता, अगर ये प्लस होता तो इसे क्या करता, रिपेल, और ये खुद इसको अट्रैक्ट करता तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाता, क्योंकि दोनों जो चार्ज मिलके इसके ऊपर फोर्स लगा रहे थे इसके ऊपर, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाते। तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होने के लिए इसका माइनस होना जरूरी है। तो नेचर भी मिल गया, पोजीशन भी मिल गई और मैग्नीट्यूड भी मिल गया। 16/9 क्यू, इस क्यू का 16/9 विथ माइनस साइन। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्यू और एक माइनस क्यू, फिर से डिस्टेंस एल है और ये दोनों फ्री है, ये भी फ्री है और ये भी फ्री है। क्वेश्चन फिर से वही है कि फाइंड आउट द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। चाहो तो क्वेश्चन में बोल रहा हूं, लिख लो, फाइंड आउट द नेचर, पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट द होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो फिर से एक प्लस और एक माइनस है, तो पोजीशन कहां पे होगी, अभी जो मैंने स्टार्टिंग में कराया और लिखा भी था उस पॉइंट को, जब अनलाइक चार्जेस हों, एक प्लस और एक माइनस, सो द थर्ड चार्ज विल ऑलवेज प्लेस्ड क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज, इस छोटे वाले चार्ज के कहीं पास में ही होगा, और वो डिस्टेंस मान लेते हैं x, यहां पर मान लो प्लेस कर दिया। अच्छा, अभी अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये भी किया था कि इस थर्ड चार्ज की का नेचर कैसा होना चाहिए, प्लस की माइनस, चेक करके देख लो, अगर ये प्लस होगा तो इसे रिपेल करेगा और ये इसे अट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला तो इक्विलिब्रियम में नहीं हो पाएगा, माने खुद तो ये इक्विलिब्रियम में हो जा रहा है, खुद के इक्विलिब्रियम के लिए नेचर का कोई मायने नहीं रखता, नेचर कुछ भी हो, ये प्लस है माइनस है, इसका क्या मैग्नीट्यूड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात की जाए तब इसके नेचर की बात होगी। तो नेचर क्या होगा, इसका माइनस, और मान लो वो पोजीशन x डिस्टेंस पे है तो x निकाल लेते हैं कि ये इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्टिव अपनी तरफ, अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो ये प्लस चार्ज q इस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा और ये माइनस इस माइनस को रिपेल करेगा। अब ये दोनों इक्वेट हो सकते हैं और इक्वेट होकर के इस बड़े वाले चार्ज पर मैग्नीट्यूड जीरो कर सकते हैं। तो चलो चेक कर लेते हैं, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल के 4q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी अभी हमने किया था, क्यू क्यू कैंसिल हो गया तो 4/l प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर इक्वल एल प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो l प्लस एक्स इक्वल 2x, तो x इक्वल l। अगर x की वैल्यू l आ गई तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने का सबसे आसान तरीका है कि एक फोर्स इसका चेक कर लो, एक फोर्स इसका चेक कर लो और दोनों को इक्वेट कर दो। देखो इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, हम किसके इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इस थर्ड इस चार्ज के ऊपर, प्लस क्यू के ऊपर, तो इसके ऊपर फोर्स ये लगाएगा अपनी तरफ इधर, ये माइनस क्यू इस प्लस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा और ये माइनस 4q इस प्लस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो चेक कर लेते हैं। देखो ये वाला जो फोर्स लगेगा उसे मैं लिख रहा हूं के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू के 4q क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, इन दोनों के बीच का सेपरेशन l। तो इस x की जो वैल्यू हमने निकाली थी वही रख देते हैं। x की वैल्यू क्या थी, एल स्क्वायर कैंसिल, के क्यू कैंसिल, तो यहां बच गया आपका q और उधर बच गया आपका 4q। दिस इज द मैग्नीट्यूड विथ माइनस साइन, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड विथ माइनस साइन और यही इसका आंसर होगा। तो ये तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए जिससे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आपका बिल्डअप होगा कि हम इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होगी और उन छोटी चीज़ों की हेल्प से ही हम बड़े क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस। अगर मैं इसी में एक ट्रायंगल ले लूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और तीनों ही कोनों पर, तीनों वर्टिसेस पे सेम मैग्नीट्यूड के और सेम पोलैरिटी के चार्ज रखे हुए हैं और मैं पूछूं कि थर्ड चार्ज को कहां पे रखें विथ साइन, फाइंड आउट द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो तय है कि आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि थर्ड चार्ज की पोजीशन सेंट्रॉइड पे होगी और कहीं रखोगे तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। चलो उसका मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं।
अच्छा एक और चीज, नेचर क्या होगा, माइनस, क्योंकि अगर प्लस हो जाएगा तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा। खुद चाहो तो चेक कर सकते हो कि मान लो ये साइड है ए, तो यहां मान लो सेंट्रॉइड पर रखा हुआ है एक बड़ा वाला क्यू, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ये ए है तो ये हो जाएगा आपका a/√3। अच्छा अब इसके ऊपर की चर्चा कर लेते हैं। मुझे निकालना है कि इस थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, एक तो ये लगाएगा, कितना लगेगा, kq²/a², एक ये लगाएगा kq²/a²। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में इधर आएगा। अगर ये पूरा 60 है तो ये भी पूरा 60, तो बिल्कुल बीचों बीच 30 पे आएगा। और कितना हो जाएगा, √this square प्लस 2f1f2 इंटू कॉस थीटा, और थीटा कितना है, इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का एंगल है 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो हो जाएगा आपका f1 f2 f प्लस f3 √3f। तो √3f का मतलब हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी नेट फोर्स की √3 kq²/a²। इसका मतलब ये थर्ड चार्ज, ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में तब हो सकता है जब ये चार्ज जो सेंट्रॉइड पर रखा है इसे अपनी तरफ खींचे। खींचने के लिए अगर ये प्लस है तो इसे कैसा होना चाहिए, माइनस। नेचर का पता हमने लगा लिया भाई, इन दोनों का, इसका फोर्स इधर, इसका फोर्स इधर, इन दोनों का नेट कहीं इधर आ रहा है। इसका मतलब ये चार्ज इधर भागता चला जाएगा अगर ये इसे खींचे ना, तो इतना ही फोर्स अगर लगा के अगर ये अपनी तरफ खींचे तो ये इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो अब इन दोनों चार्जेस के बीच में, यानी जो सेंट्रॉइड पे रखा हुआ चार्ज है और जो एक कॉर्नर पे है, इसके बीच में जो फोर्स है वो लिख लेते हैं। तो Q डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस था आपका a/√3, तो a²/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा। और ये फोर्स किसके इक्वल होगा, तो इस नेट फोर्स के इक्वल होगा। और नेट फोर्स कितना था, तो ये था आपका √3 kq² डिवाइडेड बाई a²। ये a² कैंसिल हुआ और k और q भी कैंसिल हुआ एक पावर, तो 3 को उधर भेज दो तो q की वैल्यू हो गई √3q डिवाइडेड बाई 3, और नीचे हो जाएगा अब आपका √3। इसका मतलब इस बड़े वाले चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा विथ माइनस साइन q/√3। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज। ये होगा विथ माइनस साइन फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अब एक और एग्जांपल छोटा सा मैं बता देता हूं आपको स्क्वायर का। ये मान लो एक स्क्वायर है और स्क्वायर के कॉर्नर पे रखे हुए हैं चार्जेस q q q q, और हमसे फिर पूछा जाता है कि वेयर शुड बी द थर्ड चार्जेस प्लेस्ड, नेचर, पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो अब किसी भी एक चार्ज को देख लो, मान लो एक चीज तो कॉमन सेंस से कह सकते हो कि वो थर्ड चार्ज कहां पे रखा जाएगा, सेंटर पे। ऐसे सवालों में जब सिमेट्रिकली चार्जेस को डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी कि अलग अलग दूरियों पे प्लेस किया हो, सिमेट्रिकल, ए, ये भी ए, इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी ए, इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी ए, तो इसका मतलब है थर्ड चार्ज की पोजीशन तो हमें अंदाजे से लग सकती है कि इसके सेंटर पे ही होगी। जो एग्जाम में क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। चलो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। नेचर भी आपको पता ही होगा कि माइनस ही होगा। अभी मैं वेरीफाई भी कर दूंगा। मान लो इसके ऊपर नेट फोर्स की बात की जाए तो इसके ऊपर एक ये चार्ज लगाएगा फोर्स इधर, एक ये लगाएगा नीचे, और इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर। तो चलो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों के बीच का फोर्स, मान लो ये साइड है ए, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आपका kq²/a²। इतना ही फोर्स इधर kq²/a²। ये डिस्टेंस अलग है, जल्दबाजी में कहीं kq²/a² मत कर देना, क्योंकि ये डिस्टेंस है आपका √2a, ये a और ये a, तो ये कितना हाइपोटेनस a² + a², और अंडर रूट में तो 2a² तो √2a, तो ये पूरा √2a होगा। तो इस फोर्स की वैल्यू होगी kq²/√2a² मतलब 2a²। अच्छा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो 90 डिग्री पे है वो भी इसी लाइन पे आएगा 45 डिग्री पे, और वो कितना होगा, वो होगा आपका
अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। जब दो फोर्सेस, दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पे हों तो उनका रिजल्टेंट कितने पे आता है, कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट में जब इसको जोड़ेंगे तो √2 आएगा और एफ आ जाएगा, तो √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए सोचो, ये वाले चार्ज पर जो सब मिल के लगा रहे थे फोर्स, उसका नेट इधर आ रहा था। अब ये इसके ऊपर नेट तभी जीरो हो सकता है जब इतने ही अमाउंट का फोर्स इस तरफ लगे, और इस तरफ कब लग सकता है, अगर ये प्लस है तो इसे क्या होना चाहिए, माइनस। तो वेरीफाई कर लिया हमने कि इसका नेचर भी कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, यानी इसका नेचर नेगेटिव होगा तभी इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा, तभी इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो होगा, तभी इसके ऊपर भी नेट फोर्स जीरो होगा। आफ्टर प्लेसिंग द थर्ड चार्ज, सबके ऊपर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में तभी बना रहेगा जब इसका साइन कैसा हो, माइनस हो। चलो इसका मैग्नीट्यूड पता कर लेते हैं कितना होगा। तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा, अगर ये पूरा √2a है तो ये उसका आधा √2a/2 का मतलब a/√2। तो ये हो जाएगा आपका k बाई a/√2 का होल स्क्वायर का मतलब होगा a स्क्वायर और यहाँ 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू दिस होल फोर्स k स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 1/2 प्लस √2। अब 2, अब ये तो k कैंसिल हुआ, ये q स्क्वायर है तो एक पावर कैंसिल हुआ और ये नीचे से a स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब क्या बच गया आपका, यहाँ पर 2q और उधर क्या बच गया, एक q और इधर हो गया आपका √2 प्लस 1/2। इसे सॉल्व कर लें तो 2√2 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो q 2√2 प्लस 1/2 और ये है आपका 2q। तो यहाँ से 2 को नीचे भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। सो q इज इक्वल टू 2√2 प्लस 1/4 q with minus sign. This is the magnitude, nature and position of the third charge such that the four charges placed at the corner of the square will experience net force 0. इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करने के लिए इसे सेंटर पे प्लेस करना होगा। पोजीशन ये होगी सेंटर से, सेंटर की पोजीशन आप जानते ही हैं a/√2, और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के इक्विलिब्रियम होने के लिए, वो है मैग्नीट्यूड। तो याद रखना मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है कि एक चार्ज के ऊपर पूरा नेट फोर्स देख लो और उस नेट फोर्स को बैलेंस कर दो बस। तो मैंने इन तीनों की वजह से इसके ऊपर नेट फोर्स देखा तो वो इधर आ रहा था जो इतना था। अब इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो मैंने बैलेंस किया इससे, ये रहा फोर्स 2kq/a स्क्वायर, और इसको बैलेंस कर दिया इस पूरे फोर्सेस से, तभी ये नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करेगा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर स्क्वायर। ऐसे ही हेक्सागन हो, पॉलीगन हो या कोई अदर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो तो उनके इक्विलिब्रियम के लिए आप उसका थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। छोटी सी चीज याद रखो कि किसी एक चार्ज को पकड़ो, उस चार्ज के ऊपर बाकी चार्जेस की वजह से लगने वाला फोर्स देख लो कितना है और किधर है, और उस तीसरे चार्ज को जो लेके आए हो उसी से उस फोर्स को बैलेंस कर दो तो निकल जाएगा उस तीसरे वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर चार्ज। तो ये मैंने कुछ इक्विलिब्रियम के केसेस बताए और कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग या सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे इक्विलिब्रियम को चेक करते हैं, पोजीशन, नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम दो चार्जेस जब फिक्स हों तो तीसरे वाले चार्ज की इक्विलिब्रियम चेक करते हैं, या फिर पूरे सिस्टम की इक्विलिब्रियम भी कैसे चेक करते हैं। तो आज सिर्फ इतना ही, और अब इक्विलिब्रियम की चर्चा में सेकेंड पार्ट में हम करेंगे कि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, बेसिकली तीन टाइप का होता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। हम चर्चा करेंगे दो टाइप के इक्विलिब्रियम की, स्टेबल और अनस्टेबल, और उस बेसिस पर और आगे बढ़ाएंगे और आप पाएंगे कि जैसे ही ये इक्विलिब्रियम का केस आगे बढ़ेगा वो अपने आप से एक मोशन स्टार्ट कर देगा, ऑसिलेटरी मोशन, और मिक्स हो जाएगा विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आगे इसको इसके सेकेंड पार्ट में इक्विलिब्रियम के चर्चा करेंगे और उसमें एसएचएम को मिक्स करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।